आज मैं आप लोग के बीच में लेकर के आया हूँ भौतिकी के ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 12th में एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड में। पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं कैसा है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 में बताया गया है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर यह धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, इसका कारण है। इसका क्या कारण है कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, कांच इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, कांच में धन आवेश उत्पन्न होता है, रेशम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, रेशम धन आवेश ग्रहण करता है। तो समझिए, देखिए रेशम से रगड़ने पर क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। किससे रगड़ने पे? रेशम से। इसका मतलब ये हुआ कि रेशम से रगड़ने पे धनात्मक उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब जो कांच का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है, तभी तो कांच पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव इन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा रेशम जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वह बताया गया है, बोला गया दो समान आवेश एक दूसरे से दूरी पर है, यदि दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल होगा। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा कूलम्ब्स के नियम के अनुसार, तो F जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप आवेश के दूरी को बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो क्या हुआ, घटेगा। अब कैसे घटेगा, सो देखिए यहाँ बोला है दूरी को दोगुना कर दे रहे हैं, मतलब r का आप दोगुना करिएगा तो r² का दोगुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो F जो है, फोर्स जो है क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 2 का जैसे घात निकालिएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल आवेश संरक्षण का नियम किस पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। अगला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित है, इलेक्ट्रॉन अस्थायित्व पे आधारित है, आवेश उत्पत्ति पे आधारित है। तो याद रखेंगे आप लोग अच्छा तरह से कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब सिंपल होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन के अस्थायित्व पर निर्भर करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर करेगा तो उस पर भी इधर उधर होगा, सिंपल बात है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है इसको समझिए। यहाँ बोला गया है कूलम्ब का नियम किस प्रकार का बल है। कूलम्ब का नियम किस प्रकार का बल है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है। तो याद रखिएगा कूलम्ब साहब जो है वह किसके बारे में बात करते हैं, वह आवेश के बारे में बात करते हैं, मतलब क्यू को, आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि हमारा जो कूलम्ब का नियम है वह विद्युत बल के बारे में बतलाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है, यदि दो आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है। सिंपल सी बात है, दो आवेश है एक दूसरे पे आकर्षण बल लगा रहा है। इसका मतलब आकर्षण कब लगता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तभी जाकर के लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, दोनों आवेश नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा आपके अनुसार आंसर। तो आपका आंसर होना चाहिए इसके लिए सी, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह क्या है, वह है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिणाम किस पर निर्भर करता है। देखिए विद्युत की बात हो रही है, किसी बिंदु पर आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उस विद्युत क्षेत्र की बात यहाँ पे किया गया है, तो वह किस पर डिपेंड होता है। तो याद रखेंगे बल की तो बात यहाँ पे कर ही रहा है, ऑप्शन बल है, दूरी है, कोण है, समय है। तो देखिए अगर आप उसके दो आवेश के बीच की अगर आप दूरी बढ़ा देते हैं तो बल घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसका दूरी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे वह है कि विद्युत क्षेत्र सदैव किस दिशा में होती है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है।
तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, धन आवेश की ओर होती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, परिधि की ओर। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र जो होता है अगर आप गौर करेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाता है, प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाता है। इसका मतलब धन आवेश की ओर नहीं होगा, ऋण आवेश की ओर होगा। इसकी तरफ जा रहा है तो ऋण आवेश की तरफ होता है, ऋण आवेश की तरफ। इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि। अब क्यों नहीं काटती है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, वे समान दिशा में होते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे स्थिर होते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक बिंदु पर केवल एक दिशा हो सकती है। चौथा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, वे समान वेग से चलती है। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, आखिर क्या वजह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, जो ऐसे ऐसे निकलती है, वह एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर केवल एक दिशा हो सकती है। इसका आंसर जो है वह सी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां बोला गया यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो क्या होगा। अगर किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमारा जो है विद्युत क्षेत्र शून्य है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो सिंपल सी बात है, क्या क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पहला ऑप्शन में बताया गया है उस बिंदु पर कोई आवेश नहीं है। दूसरा बात कहा गया है वहां विद्युत बल नहीं लगेगा। तीसरा बात कहा गया वहां कूलम्ब बल अधिकतम है। चौथा पॉइंट है वहां कूलम्ब बल न्यूनतम है। तो याद रखेंगे, अगर बोला गया है कि देखिए अगर शून्य है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस मुद्दा पे, उस पॉइंट पर जो है विद्युत आवेश जो है वो नहीं होगा। विद्युत आवेश तो होगा ही होगा, वो अलग की बात है कि वो बल नहीं लगा रहा होगा। इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वहां विद्युत बल नहीं लगेगा, विद्युत बल नहीं लगेगा। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर वह है विद्युत क्षेत्र की मात्रक क्या है। यह मात्रक से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हर साल एक दो क्वेश्चन मात्रक से आता ही आता है, इसलिए इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है न्यूटन, कूलम्ब, वोल्ट, न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की जब बात होती है तो क्षेत्र का मतलब कुछ ना कुछ वो इलाका में अपना पावर्स को जनरेट करेगा, पावर दिखाएगा, मतलब फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाएगा तो न्यूटन साहब तो आएंगे ही आएंगे ही आएंगे। अब आगे क्या हो रहा है, इसमें ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ था ये वाला न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बताया गया है इसमें, दो समान आवेश एक दूसरे से दूरी पर रखे हो, मतलब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा हो, यदि एक आवेश को हटा दिया जाए तो दूसरे पर बल क्या हो जाएगा। पहला क्या बोला गया कि दो समान आवेश है, दो समान आवेश है, इसका मतलब सिंपल है कि दो समान आवेश है तो इसका मतलब अगर एक क्यू है तो दूसरा भी क्या होगा, क्यू होगा। सिंपल सी बात है, एक दूसरे पर समान दूरी पर है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इक्वल है। यदि एक आवेश को हटा दिया जाए, मान लीजिए यहां से मैंने इस आवेश को हटा दिया तो अब क्या होगा, दूरी एक दूसरे पर क्या होगा। पहली बात देखिए, जब भी फोर्स लगता है दो आवेशों से, अगर आपस में जो विद्युत बल लगता है वह दो आवेश होने की वजह से ही लगता है। अगर वो नहीं रहेगा तो पहली बात बल लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ बढ़ जाएगा, शून्य होगा, घटेगा, दोगुना होगा। तो आपको जो इसका उत्तर देना है वो देना है शून्य होगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर शून्य है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है वहां कोई आवेश नहीं है, वहां बल अधिकतम है, दो विपरीत आवेश वहां प्रभावी है, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं। तो याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की जब बात हो रही है, जब विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है
तो अगर बल वहां पर शून्य हो रहा है, जीरो हो गया है, इसका मतलब वहां पर दो विपरीत प्रकार के आवेश वहां पर प्रभावी है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच कूलम्ब बल क्या होगा? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान आवेश वाला होता है, दोनों का समान होता है लेकिन विपरीत होता है। तो इसका जो ऑप्शन डायरेक्ट हम मार सकते हैं, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है समान और विपरीत होगा, प्रोटॉन पर अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन पे अधिक होगा, शून्य होगा। तो आपको मानना है समान और विपरीत, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोला है किसी समविभाजित रॉड के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच में? ये मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल रॉड है, यहाँ के इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो बोला गया कि इसके बीच में कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, अनंत होगा। तो आपको जो इसका उत्तर देना है वह देना है जीरो, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है शून्य लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ बताया गया है, द्विविद्युतीय पलों का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब याद रखिएगा, अगर दो ध्रुवीय है यहाँ पर, ऊपर से विद्युत से बना हुआ है, तो उसका कुछ न कुछ लेंथ होगा, लंबाई होगा। लंबाई है तो मीटर तो आएगा ही आएगा। और अगर बात किया है विद्युत के बारे में चर्चा कर रहा है तो कूलम्ब तो आएगा ही आएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर वह है कूलम्ब मीटर, वोल्ट, न्यूटन। तो याद रखिएगा इसका बी उत्तर सही होगा, क्योंकि इसमें कूलम्ब मीटर जो है सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह बताया गया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित होती है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित कैसे होती है? ऑप्शन आपके पास दिया है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, बल की दिशा में होती है, आवेश के मात्रा से। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि भाई साहब ये जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जो होता है यही उसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कूलम्ब का नियम किस पर लागू होता है? कूलम्ब का नियम जो होता है भाई साहब वो किस पे लागू होता है? ऑप्शन आपके पास दिया गया है, गतिशील आवेश पर लागू होता है, स्थिर आवेश पे लागू होता है, किसी भी वस्तु पर लागू होता है, द्रव्यमान पर लागू होता है। तो याद रखिएगा कूलम्ब भाई साहब ने डायरेक्टली हम सबको बताए हुए हैं बहुत ही प्यार से कि भाई साहब हमारा फोर्स मतलब कूलम्ब का जो फोर्स है F इक्वल टू Q1 Q2 बाई, यहाँ पे के लगता है कांस्टेंट के तौर पे R स्क्वायर। यह सिंपल दिखा जा रहा है यहाँ पे कि ये भाई Q1 Q2 क्या है? आवेश है, और आवेश भी है तो कैसा आवेश है? स्थिर आवेश है। तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोला गया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होता है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, बंद होता है, समानांतर होता है, अनंत होता है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो याद रखिएगा विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरा को नहीं काटता है, इसलिए यह डी उत्तर जो है वह सही होगा। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। भाई कहाँ से निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऋण आवेश से निकलती है, धन आवेश से निकलती है, दोनों से निकलती है, कहीं से भी नहीं निकलती। तो आपको इसका उत्तर जो है वह देना है, धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की तरफ जाती है, इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? तो आपको जो इसका उत्तर देना है वह क्या देना है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया गया है वह क्या दिया हुआ है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके बीच के दूरी पर निर्भर करता है, उसके रंग पर निर्भर करता है, उसके आकार पर निर्भर करता है। तो भाई साहब जब दो आवेशों के बीच के जो दूरी मतलब फोर्स होता है, बल होता है, वह दूरी पर निर्भर करता है, उसके बीच के दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बताया गया है वह है कि कूलम्ब का नियम किस प्रकार का नियम है?
कूलम्ब का नियम जो है किस प्रकार का नियम है, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है। अनुपातिकता का नियम है, त्रिकोणमिति का नियम है, दिशा का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है। तो आपको जो इसका उत्तर देना पड़ेगा वह देना पड़ेगा अनुपातिकता का नियम है। आपका जो ए उसका उत्तर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो बताया गया है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर कार्य करता है। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर क्या कार्य करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, चुंबकीय बल कार्य करता है, विद्युत बल कार्य करता है, गुरुत्व बल कार्य करता है, संवेग बल कार्य करता है। तो आपको जो इसका उत्तर देना है वह देना है वैद्युत बल कार्य करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह क्या है, यहाँ पे बताया गया है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होने पर क्या होता है? वहां बल अधिकतम हो जाता है, कोई बल नहीं लगेगा, केवल एक दिशा में बल लगेगा, कोई अर्थ नहीं निकलता। भाई साहब ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे बल नहीं लगेगा। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कूलम्ब बल कैसा बल है? ऑप्शन आपके पास है, सतही बल है, संपर्क बल है, क्षेत्र बल है, यांत्रिक बल है। तो याद रखेंगे कूलम्ब बल जो होता है वह किसी क्षेत्र में लगता है, किसके द्वारा? तो आवेश के द्वारा, इसलिए एक तरह का क्षेत्र बल है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे वह है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व दर्शाता है। अब जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है जो कि धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है, वह क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? उसकी घनत्व से क्या चीज पता चलता है? तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, क्षेत्र की दिशा का पता चलता है, क्षेत्र की तीव्रता का पता चलता है, क्षेत्र का रंग का पता चलता है, बल की दिशा का पता चलता है। तो भाई साहब आपको इसका उत्तर देना है बी, क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई आवेश स्थिर हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, बदलता रहेगा, नियत रहेगा, शून्य रहेगा, दो गुना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया है पहले समझिए। बोला है यदि आवेश स्थिर हो तो बल लगने वाला बल। तो याद रखिएगा, अगर आवेश स्थिर है तो उस पर लगने वाला बल कैसा होगा? तो वह बल जो है बदलेगा नहीं, नियत रहेगा। ठीक है, नियत रहेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? आपके पास ऑप्शन दिया है, चुंबक के कारण उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होता है, गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न होता है, ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। तो आपको जो इसका उत्तर देना है वह स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होता है। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, तब तक